हाँ जी, सत श्रीकाल प्यारे विद्यार्थियों। प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 9 बल ते गति दे नियम भाग 2 विच आप सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। और इस वीडियो तो पहले मैनूं आस है कि तुसीं भाग 1 जो है वो चंगी तरह देख लिया है, सुन लिया है और तुसीं उस विच बहुत ही इंपॉर्टेंट जिहड़ियां गल्लां हैं वो तुसीं बहुत चंगी तरह समझ भी लईआं हन ते असीं मुड़ के थोड़ा जिहा उस भाग की दोहराई दे विच देखते हैं कि असीं उहदे विच की कीता है। भाग 1 दे विच सब तो पहले असीं बल नूं समझिआ। बल है कि बल की है किसी चीज़ नूं खिंचना, किसी चीज़ नूं धक्का देना जिस दे नाल वस्तु अपनी स्थिति बदलदा है या बदलण दा प्रयास करदा है। उस तो बाद असीं गति का पहला नियम विद्यार्थी समझिआ है। गति का पहला नियम कि जदों तक असीं किसी वस्तु के उत्ते बाहरी बल नहीं लगाते, वस्तु अपनी विराम अवस्था दे विच है तो विराम अवस्था विच रहिंदा है। जे सरल रेखा दे विच गति दे विच है तो वह गति दे विच रहिंदा है। ते इस नियम नूं असीं जड़ता दा नियम भी कहा सी और इस दे नाल संबंधित असीं बहुत सारी उदाहरणां भी असीं समझियां सी कि गति दे पहले नियम कित्थे कित्थे लागू हुंदा है, जिहदे विच असीं बड़ी इंपॉर्टेंट उदाहरण समझी सी कि जिस वेले असीं बस दे सफर करते हैं और बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो असीं अगे वाल नूं क्यों गिर जाते हैं। वो सारा कुछ असीं गति के पहले नियम भाव जड़ता के नियम के अनुसार उसकी व्याख्या की सी। उस तो बाद असीं बड़ा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किया सी जड़ता का गति का माफ करना गति का दूसरा नियम असीं कीता सी, जिहदे विच बड़ी इंपॉर्टेंट गल असीं समझी सी कि इस नियम तो असीं एक फार्मूला एक बल का फार्मूला तैयार किया सी और वो फार्मूला सी F बराबर m गुणा a। भाव पहला नियम ये दसदा है कि वस्तु के उत्ते अगर बाहरी बल लग रहा है तो वस्तु अपनी स्थिति बदलता है। दूसरा नियम ये दसदा कि उस बल की असीं गणना किस तरह ना करनी है। भाव वो बल किस दे बराबर है, वो बल वस्तु के पुंज अते उसके प्रवेग के गुणनफल के बराबर होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे असीं इस तो पहला एक टॉपिक कीता सी प्रवेग, जिसनूं असीं की किया सी वस्तु का पुंज अते उस दे वेग का गुणनफल, उसनूं असीं संवेग किया सी। ये बल लई सूत्र है, ये संवेग ये बड़ा इंपॉर्टेंट असीं टॉपिक कीता सी जिसनूं इंग्लिश असीं कहने हां मोमेंटम। भाव जो बल है वो वस्तु के पुंज अते वस्तु के प्रवेग के गुणनफल के बराबर हुंदा है, जबकि जो वस्तु का संवेग है उस दे पुंज अते उस दे वेग के गुणनफल के बराबर हुंदा है। ये असीं भाग 1 विच सारा कुछ करके आए हां ते हुण असीं इसे दी लड़ी दे विच इसे दी लगातारता दे विच अगले 2-3 टॉपिक इस अध्याय दे समझांगे। और जिथे इस टॉपिक दे विच न्यूमेरिकल जिसनूं असीं सवाल कहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और कुछ न्यूमेरिकल भी असीं इस वीडियो दे विच हल करने का तरीका सीखांगे। तो मैं आस करता हूं कि तुसीं ध्यान नाल इस वीडियो को देखोगे। तो शुरू करते हैं असीं जो अज का पहला टॉपिक है, क्योंकि पहले 2 नियम असीं पहली वीडियो में समझ चुके हैं। तो गति का तीसरा नियम जिसनूं असीं कहने हां थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। असीं प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं आम जीवन दे विच कई बारी खेडते हुए 2 विद्यार्थी या 2 बच्चे आपस च कदे टकराए होवोगे। ये मेरे जिंदगी दे विच भी ये तजुर्बा है। कई बारी छोटे हुंदे सन तां असीं खेडते एक दूजे नाल टकरा जांदे सी। तो उस विच असीं एक गल नोट करिया करदे सी कि जदों टकराउंदे सी तां जिन्नी सੱਟ मैनूं लगदी सी उन्नी सੱਟ जिस बच्चे दे नाल जिस विद्यार्थी नाल मैं टकराया सी उसनूं भी उन्नी सੱਟ लगदी सी। भाव की होया कि जिन्ना बल मेरे द्वारा उस व्यक्ति ते लगा टकराउण दे उपरंत उन्ना ही बल उस व्यक्ति द्वारा मेरे उत्ते लगा। भाव इस चीज़ को असीं होर भी कई तरीके नाल समझ सकते हाँ कि जिस तरह ढंग नाल असीं कोई गेंद कंध ते मारदे हां
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੇਂਦ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲ ਕੰਧ ਵੀ ਉਸ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੇਂਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨਾ ਹੀ ਬਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੰਧ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਰਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਜੋੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝੀਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਲ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਵਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡਸਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਡਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ weight ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰੰਤੂ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ? ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਰਿਆ, ਵਿਅਕਤੀ ਛਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਲੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ, ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ कि जो व्यक्ति है अपने पैर के नाल जमीन नूं पिछे वाल नूं धक्का दिंदा है इस तरीके दे नाल, जिस ते सिट्टे वजों की हुंदा है वो ग्राउंड, वो जमीन, वो फर्श भी व्यक्ति के पैर नूं उपर वाल नूं प्रतिक्रिया दिंदी है। क्योंकि असीं न्यूटन के तीजे नियम दे विच पढ़िया है कि एक्शन ते रिएक्शन बराबर मात्रा विच हुंदा है पर दिशा उलट हुंदी है। क्योंकि व्यक्ति जब तुरन वेले अपने पैर नाल फर्श नूं पिछे नूं धक्का दे रहा होंदा, इस तरीके दे नाल। इस तरीके नाल जिसले चलते हैं असीं अपने पैर दे नाल जमीन नूं पिछे वाल नूं धक्का दिंदे हां, इस तरीके दे नाल, जिस नाल जमीन भी की करती है, वो ग्राउंड है जो व्यक्ति दे चल रहे इंसान दे पैरां नूं अगे वाल नूं प्रतिक्रिया दिंदी है, जिस दे नाल की हुंदा है कि असीं अगे वाल नूं तुर सकदे हां, आसानी नाल तुर सकदे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ सख्त जमीन के उत्ते तुरते हाँ, असी एक्शन दिंदे हाँ, क्रिया करते हाँ, उस दे बराबर मात्रा विच प्रतिक्रिया मिलती है। परंतु ज्यों ही असी रेत के उत्ते तुरते हाँ, उस विच की हुंदा है असी एक्शन तां करते हाँ, असी क्रिया करते हाँ पैर नाल पिछे नूं धक्का दिंदे हाँ, पर नाल ही रेत की करती है, बैठ जाती है, जिस नाल सानूं उस मात्रा दे विच प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिस मात्रा दे विच असी क्रिया कीती हुंदी है। भाव कि उत्थे तुरना सानू औखा लगता है, चिक्कड़ दे विच, रेत दे विच, इस तरह की सतहावां दे उत्ते सानू तुरना औखा लगता है, उत्थे साडा ज्यादा बल दा प्रयोग हुंदा है। तो इस प्यारे विद्यार्थियों न्यूटन का तीसरा नियम सी। तो मुख्य तौर पर असीं इस नूं जे शॉर्ट दे विच समझिए कि दो वस्तुआं जदों आपस विच संपर्क विच आउंदियां हन तां जिन्ना बल, मान लो ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है, जिन्ना बल ए बी के उत्ते लगाता है, एफ ए बी, उन्ना ही बल दूजी वस्तु ए के उत्ते लगाती है। एफ ए बी, ए द्वारा बी के उत्ते लगाया गया बल, एफ बी ए, बी द्वारा ए उत्ते लगाया गया बल, और दोनों का जो मात्रा होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है बराबर होता है, पर फर्क की है दिशावां दोनों उल्ट होंदियां हैं। ते प्यारे विद्यार्थियों ये सी साडा न्यूटन का तीसरा नियम। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन के गति के तीसरे नियम तो बाद हुण असीं पढ़ांगे संवेग का सुरक्षण, इंग्लिश कहते असीं कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। असल च असीं पहले पढ़ चुके हैं कि संवेग की है, किसी वस्तु के पुंज अते वेग का गुणनफल, उसनूं असीं संवेग कहते हैं। हुण ये दिमाग दे विच कई बारी आता होएगा कि जदों दो वस्तुआं आपस विच टकरांदियां हन तां टकराउण तो बाद उन्हां दा वेग बदल जाता है। भाव जे वस्तु तेज गति नाल आ रही है तो उसकी गति घट जाती होएगी, जे तेज घट गति नाल आ रही है तो वध जाती होएगी। भाव कि साडे माइंड दे विच एक प्रश्न जरूर आंदा होएगा कि जे वेग घट गया तो जे वध गया, इहदे नाल संवेग भी वधिया ते संवेग भी घट गया, तो सवाल ये पैदा होता है कि जो घटिया होया संवेग है हुण वो कित्थे चला गया, तां और इसी तरीके दे नाल जिहड़ा संवेग वध गया वो कित्थों प्राप्त होया। ये सारी चीज़ नूं समझण लई असीं बच्चों संवेग का सुरक्षण पढ़ांगे, कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। इहदे लई असीं मान लवांगे साडे कोल दो वस्तुआं ने ए और बी, साढ़े को दो वस्तुआं ए बी हैं। ए जो है वो विद्यार्थियों यू ए वेग नाल इस दिशा में जा रहे हैं,
और इसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ जो v है वो u v ਦੇ ਨਾਲ गति कर रहा है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ u ਹੈ ਉਹ uv ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵ a ਦਾ ਵੇਗ v ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਹੈ। तो एक स्थिति इदा आएगी कि हौली हौली ये नेड़े जाता जाएगा, इस दे नजदीक आएगा और इस दे नाल टकरा जाएगा। विद्यार्थी जो ये टकरा जाएगा दोनों आपस के जो टकरा जाएंगे, मान लो ये टी समा दोनों आपस के टी समय के संपर्क में आते हैं और वो की होगा, और असी न्यूटन के तीजे नियम के पढ़िया है कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के उत्ते परस्पर बल लगाउणगीआं बराबर मात्रा में पर उल्ट दिशा दे विच। भाव ए वस्तु बी के उत्ते बल लगाएगी, एफ ए बी, और इसी ढंग के नाल बी वस्तु बॉडी बी है जो ए के उत्ते जो है बल लगाएगी एफ बी। टकराउण तो बाद विद्यार्थी दोनों वस्तुआं फिर आपस एक दूजे के नाल एक उस दिशा में गति करना शुरू कर देंगे, परंतु इतने सवाल यह है कि जिन्ना वेग पहले से उतना वेग नहीं रहेगा, वेग बदल जाएगा। ए वस्तु का जो वेग है उन्हें यूए नहीं रहेगा, वो बढ़ गया वी ए। यूए वेग ए का है टकराउण तो पहला, वी ए वेग है ए वस्तु का टकराउण तो बाद। इसी ढंग के नाल ए दा वेग है वी ए टकराउण तो बाद वस्तु बी का। हुण इस तो अगे चलिए असीं इस स्थिति दे विच की है कि जो दोनों वस्तुएं एक दूजे के नाल संपर्क में आउंदियां भाव टकराउंदियां हैं तो एक उस दूजे उत्ते बल लगाउंदियां एफ ए बी एफ बी ए। तो जो एफ ए बी बल रहेगा वो कितना होएगा विद्यार्थियों? हुण असीं न्यूटन ते गति दे दूजे नियम दे विच पढ़िया कि एफ ए बी एफ बल किहदे बराबर हुंदा है, याद करिए एम, मैं इत्थे ब्रैकेट दे विच लिख दिंदा हां, एफ बराबर एम वी घटाओ यू बटा टी। ये फार्मूला होंदा सी बल दा जो असीं गति के दूजे नियम विच पढ़िया, एफ बराबर एम वी घटाओ यू बटा टी। उहदे अनुसार एफ ए बी की हो जाएगा विद्यार्थियों? एम ए भाव ए दा पुंज, वस्तु ए दा पुंज ब्रैकेट वी ए घटाओ यू ए, वी है विद्यार्थियों अंतम वेग, यानी कि क्या आएगा वी ए घटाओ यू ए बटा टी। इसी ढंग के नाल ए का हो गया विद्यार्थियों ए द्वारा जो बी उत्ते बल लगाया गया। हुण बी द्वारा जो ए के उत्ते बल लगाया गया वो आएगा एफ बी ए, तो वो की आ जाएगा फिर विद्यार्थियों? एम वी 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 घटाओ यू वी बटा टी। टी दोनों लिए समान होगा क्योंकि दोनों टी समय दौरान आपस में संपर्क में आउंदे हैं। इतने तक जो विद्यार्थियों क्लियर है? दोबारा दसांगा एफ ए बी बराबर एम ए दा पुंज वी ए माइनस यू ए बटा टी, एफ बी ए एम वी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी बटे टी। हुण प्यारे विद्यार्थियों असीं न्यूटन के तीजे नियम च भी पढ़िया है कि एफ ए बी किहदे बराबर हुंदा है बच्चों? माइनस एफ बी ए। न्यूटन का तीजा नियम की कहता है? एक्शन एंड रिएक्शंस आर अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट। भाव एफ ए बी ते एफ बी ए की मात्रा बराबर है पर दिशावां दोनों उल्ट हैं। हुण इत्थे भर दईए आपां एफ ए की जगह एम ए गुणा बी ए माइनस यू ए बटा टी बराबर, हुण इत्थे माइनस का निशान इत्थे रखना है, माइनस एम बी वी बी घटाओ यू बी अपॉन टी। टी टी आपस में कटिया जाएगा। हुण की होएगा इस तो बाद ब्रैकेट असीं ओपन कर देंगे, एम ए वी ए इन्हें इधर गुणा कर देता, एम ए माइनस एम ए यू ए बराबर इज इक्वल टू, हुण इन्हें इधर मल्टीप्लाई करांगे माइनस एम वी वी बी माइनस माइनस प्लस एम वी यू बी। हुण की करना है असीं इस नूं दूजे पासे ले जाना है, माइनस वाला फैक्टर दूजे पासे ले जाना है। भाव जब इन्हूं इधरले पासे ले आते हैं तो माइनस का की बन जाता है प्लस, यानी कि ए एम वी वी बी माइनस का है जो इधर जाके की बन जाएगा प्लस, यानी कि एम ए वी ए प्लस एम वी
वी बी बराबर होएगा। इसे ढंग के नाल इहनूं दूजे पासे लेके जावांगे ते माइनस का उधर जाके की बन जाएगा प्लस एम ए यू ए प्लस एम वी यू बी। मैं दोबारा इसमें लिख के लिखाऊंगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जो फाइनल साढ़े को विद्यार्थी समीकरण बड़ी है वो बड़ी है एम ए उधरला पासा मैं पहले लिख रहा यू ए प्लस एम वी यू बी बराबर है किसके एम ए वी ए प्लस एम वी वी बी। हुण ध्यान में देखा जाए विद्यार्थियों ये की है एम ए यू ए का संवेग टकराउण तो पहला एम वी यू बी बी का संवेग टकराउण तो पहला। इसका मतलब एक ही हो गया कुल संवेग कदों टकराउण तो पहला। हुण इत्थे देखिए एम ए वी ए भाव संवेग किसदा ए दा कदों टकराउण तो बाद। एम वी बी टकराउण तो बाद और इन्हां दा जोड़ इहदा मतलब की होया बराबर है कुल संवेग टकराउण तो बाद। विद्यार्थी इत्थों की सिटा निकलता है कि जदों दो वस्तुआं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸੰਵੇਗ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵੇਗ ਦਾ ਸੁਰੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵੇਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कुल संवेग होता दोनों वस्तुओं का वो टकराने तो बाद भी उन्ना ही रहता है। ठीक है जी, ये सी साडा संवेग का सुरक्षण नियम। विद्यार्थियों इस संवेग के सुरक्षण नियम दे विच हाँ जी विद्यार्थियों संवेग का सुरक्षण तो बाद लगभग इस अध्याय 9 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹਨ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 8 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ जो 9 ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 143 ਪੇਜ ਨੰਬਰ 16ਵਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦਾ 16ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ हल करवाऊंगा। हर एक न्यूमेरिकल इस सवाल इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप जी ने कोशिश करनी है जिन्ने न्यूमेरिकल हो सकते हैं घर बैठ के हल करने का प्रयास करना है। तो एक मैं न्यूमेरिकल करावांगा 1000 किलोग्राम पुंज वाली एक वस्तु है जिसका पुंज कितना दिता विद्यार्थियों 1000 किलोग्राम। एक वस्तु 6 सेकंड में कितना समा दिता होया है 6 सेकंड में की होना पूरा पढ़ा ਆਪਾਂ 1000 पुंज वाली वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड तो 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग नाल चलते हुए एक समान प्रवेगित होती है। वस्तु का पहला अते अंतिम संवेग पता करो, वस्तु उत्ते लगन वाले बल का मान भी पता करो। तो ये न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। वस्तु का आरंभिक वेग दिता हुआ है सानू विद्यार्थियों 5 मीटर प्रति सेकंड। वस्तु का अंतिम वेग दिता हुआ है सानू 8 मीटर प्रति सेकंड। और असी सब तो पहले इस विच की पता करना है आरंभिक ते अंतिम संवेग, जैसे उसने पहला ते अंतिम संवेग किया। तो पहला संवेग की हो जाएगा विद्यार्थी पहला संवेग। हुण असीं संवेग बारे पढ़ चुके। संवेग का फार्मूला की होता है जी बिल्कुल दुरुस्त
जेकर तुहाडा उत्तर है P1 यानी कि पहला है, इस करके ਅਸੀਂ P1 लिखांगे। P1 इज इक्वल टू m गुणा v, भाव वस्तु का पुंज m गुणा v, वस्तु का वेग, संवेग। तो इथे क्योंकि आरंभिक की गल कर रहे थे, इसे mu लिखांगे। P1 इज इक्वल बराबर m गुणा v। आरंभिक वेग जो है ਅਸੀਂ हमें आम करके u ने और अंतिम वेग जो ਅਸੀਂ v ਨਾਲ लिखा करते हैं। तो इथे पुट करते हैं मैंने कीमतां m वस्तु का पुंज कितना है विद्यार्थियों 1000 किलोग्राम गुणा u कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो इस कितना आ जाएगा 5000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये वस्तु का आरंभिक संवेग आ जाएगा। हुण असीं गल करते हैं अंतिम संवेग। अंतिम संवेग वो कितना है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ P2 सेम फार्मूला ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ m गुणा ਇੱਥੇ v ਲਿਖਾਂਗੇ m गुणा v, क्योंकि ਇੱਥੇ v ਕੀ ਹੈ अंतिम वेग। तो m की है ਸਾਡੇ ਕੋਲ जितना पहले लिया ਸੀ 1000 किलोग्राम गुणा v कितना है विद्यार्थियों 8 मीटर प्रति सेकंड। इतो आ जाएगा विद्यार्थियों 8000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये साडा आया अंतिम संवेग। हुण असीं की करना है विद्यार्थियों, इस विच सब तो मेन पूछा है वस्तु उत्ते लगे बल दा मान ज्ञात करो। हुण असीं ध्यान नाल सोचना है कि इत्थे किहड़ा फार्मूला लगाइए। साडे कोल आरंभिक संवेग, पहला संवेग, आरंभिक संवेग, अंतिम संवेग दिता है, समा दिता है। इत्थों असीं बल की गणना कितना करनी है। हुण असीं न्यूटन के दूजे नियम, गति के दूजे नियम की वरतों करनी है। भाव F बराबर हाँ जी P2 घटाओ P1 बटा T। असीं पढ़िया होया है कि किस असीं पढ़िया गति के दूजे नियम दे विच कि वस्तु दे उत्ते लग्या बल उन्हां दे संवेग दे परिवर्तन दी दर ते निर्भर करदा। असीं पढ़िया होया दूजे नियम दे विच। तो इत्थों की आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों F बराबर P2 भाव 8000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड घटाओ P1 5000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बटा T समा कितना लगा विद्यार्थियों 6 सेकंड। हुण असीं इन्हां दोनों का अंतर कढ लेना है। 8000 घटाओ 5000 कितना आ जाएगा विद्यार्थियों बिल्कुल दुरुस्त 3000 बटा 6। हुण इसे थोड़ा जिहा कैंसिल करना है, ये आ जाएगा विद्यार्थियों 500 आ जाना है। और क्योंकि बल पता कर रहे हैं और बल की SI की इकाई की होती है विद्यार्थियों न्यूटन, इस करके इत्थे आएगा न्यूटन। इसलिए जो वस्तु उत्ते बल कितना लग रहा है 5000 न्यूटन। मैनूं आस है कि तुहानूं न्यूमेरिकल ये सवाल चंगी तरह समझ आ गया होगा और मैं आस करता कि तुसीं इस चैप्टर के सारे ही मुख्य टॉपिक जिन्ने भी टॉपिक है दोबारा घर बैठ के चंगी तरह दोहराई करोगे और दोहराई करने तो बाद उन्होंने न्यूमेरिकल चंगी तरह हल करोगे। और जे किसी समस्या आती है तो आप जी अपने विषय अध्यापकों के नाल संपर्क कर सकते हो। वो तुहानूं इस चैप्टर नाल संबंधित जो भी तुहानूं प्रॉब्लम आ रही है वो जरूर तुहाडी प्रॉब्लम सॉल्व करनगे। धन्यवाद।